So, hello everyone, welcome to my channel Roadies, the legal world. So, right now we are covering the very important topic, which is OECD, which is Organization for Economic Cooperation and Development. OECD एग्जाम में काफ़ी टाइम आया है. Let's just go through with this. अगर डेट नहीं याद रहेगी तो चलेगा, लेकिन ईयर मैंडेटरीली ये जितने भी ये टॉपिक है, जितने भी 9 या 10 सब टॉपिक्स है, इनके डेट नहीं तो एटलीस्ट ईयर याद रखो कि 2017 में क्या था, 2010 में क्या था, 2019-61 में क्या था, एटलीस्ट वो याद रखना ज़रूरी है. OECD जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 30 सितंबर 1961 में. वन ऑफ द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू स्पेल आउट द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न कॉरपोरेशंस. इसका मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है भाई, जब हमने NFCG देखा था यहाँ पर, जब हमने NFCG देखा था तो यहाँ पर हमने देखा था कि NFCG को जो गवर्न करने वाला है वो है मिनिस्टर इन चार्ज MCA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. वेर एज OECD की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये वन ऑफ द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बैठे बैठे प्रिंसिपल बना रही है या बना चुकी है 1961 में. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन गवर्नमेंटल है, फिर भी वो कॉरपोरेट पॉलिसीज़ को बढ़ावा दे रही है. उसके लिए वो कॉरपोरेट्स के लिए जो भी है स्टैंडर्ड्स वो रेडी कर रही है. The OECD principles of corporate governance set out a framework for good practice which was agreed by the government of all 39 countries that are members of the OECD, and they are designed to assist government. And देखते हैं तो बेसिकली जो OECD के प्रिंसिपल है रिगार्डिंग टू कोगो, वो उन्होंने एक सेट आउट किया, एक फ्रेमवर्क बना दिया है फॉर गुड प्रैक्टिस विच वाज अग्रीड बाय. मतलब जब OECD ने अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बुक लेके, मतलब मैं बता देती हूँ, जब OECD ने अपना प्रपोजल पेश किया होगा कि देखो भाई हमने ये बनाया, तो वो अग्री किया किसने, तो 39 कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने कोगो को अग्री किया था कि हाँ भाई OECD जो तू बता रहा है सही बता रहा है. देन they also provide guidance for stock exchanges, investors, companies and others that have a role in the process of developing good corporate governance. मतलब it is talking about OECD. OECD also provide guidance. मतलब can I ask you one question? Can I just ask you that is it the only company that is required to follow the corporate governance thing? I just want to ask you that. Yes or no? No. Basically, it's not only the company who's gonna take care of the corporate governance, because there are other stakeholders as well who also have to comply with some of the other corporate governance thing. So this is what it says, that OECD when came in the picture, they also provide guidance. वो उन्होंने guidance, was it a mandatory thing? No. They also provided the guidance for stock exchanges, investors, companies and others that have a role in the process of developing good corporate governance. मतलब जो जो good governance practice को follow कर सकता है या करना चाहिए, उनको उन्होंने guidance किया OECD ने. Then OECD principle which were first issued in 1999. अच्छा, अब देखते हैं दो डेट क्यों दी गई है. यहाँ पर OECD इस्टेब्लिश हुआ था 30 सितंबर 1961 को, वेरेस जब उसने पहला प्रिंसिपल इशू किया वो 1999 में. क्या मतलब, कैन यू इमेजिन कि 1961 से लेके 1999, माय गुडनेस, इतना लंबा टाइम. ओके, तो हैव बिकम द इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क. जब उन्होंने ये प्रिंसिपल लॉन्च किया ना, दैट बिकेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट बिकेम इंटरनेशनल बेंचमार्क इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. की इंटरनेशनल एक बेंचमार्क बन गया कि भाई इससे कंपेयर करना है चीज़ें. ठीक है, फिर इसने G20 जनरल बेसिक उसने 20 प्रिंसिपल्स दिए होंगे. तो द G20 OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प पॉलिसी मेकर to evaluate and improve the legal, regulatory and institutional framework for corporate governance. तो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि जो भी उसने G20 प्रिंसिपल दिया, that some way or the other help the policy makers to, जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी बनाते हैं, टू एवेल्यूएट एंड इम्प्रूव देयर लीगल रेगुलेटरी. मतलब वो लोग जो भी कंपनी से रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, या कि ये कंपनी में ये कल्चर रहना चाहिए, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मद्देनज़र वो रख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इवेल्यूएट कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट इट सेज. देन it says also provide guidance for stock exchange, investor, corporation and other that have a role in the process of developing good corporate governance. We already saw it here, that also provide guidance for this thing. ठीक है. Then it says OECD corporate governance principles are divided into 6 different chapters. मतलब जो OECD corporate governance principle है, OECD कोगो प्रिंसिपल्स जो है, OECD का जो कोगो प्रिंसिपल्स है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट चैप्टर्स
तो बेसिकली व्हेन OECD हैज़ टू टेल अस कि ये मेरे प्रिंसिपल्स है, दैट वर डिवाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 6 डिफरेंट चैप्टर्स कि ये चैप्टर्स है, ये गाइडेंस है, आप देख लो। पहला उसने बोला ensuring the basis for an effective corporate governance framework. ensuring the basis for an effective governance framework कि हमको क्यों चाहिए, बेसिस फ्रेमवर्क क्या है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये उसका आंसर कर रहा है, एंश्योर कर रहा है कि जो बेसिस है फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट कोगो फ्रेमवर्क एटलीस्ट वो रहे। देन राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप फंक्शन। बेसिकली देखो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंक्शन क्यों आता है पिक्चर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब इज इट डज इट से दैट कि वी शुड डू ऑल द वर्क एथिकली, right? And if company is doing the work ethically, does it mean to say that the company would treat their shareholders equally and key ownership functions? That what it says. Institutional investors, stock market and other intermediaries. Okay. The role of stakeholder in कोगो, मतलब बेसिकली उन्होंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है कि मैं बता रहा हूँ कि ये लोगों के ऊपर ये मेरा कॉर्पोरेट कोगो का प्रिंसिपल लगने वाला है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट एंड इंटरमीडिएट्स पे कोगो कैसा लगेगा, बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में क्या दिया है हमने, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, उसके लिए कोगो क्या है, क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कोगो क्या है, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी आप कंपनी की कितनी रख रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पर उन्होंने कोगो बनाया था। तो अगर हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये 6 डिफरेंट चैप्टर्स है, तो ये कैसे याद रहेगा, बिकॉज याद रखना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में। तो ये तो समझ में आ रहा है कि OECD ने 6 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है उसके प्रिंसिपल्स को। अच्छा, इसमें से कौन सी चीज़ें याद रखने वाली है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर मुझे याद रहेगा, ठीक है। बोर्ड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मुझे याद रहेगा, ठीक है। और मुझे क्या याद रख सकती हूँ मैं कि शेयर होल्डर्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिले, 3 तो मुझे याद हो गए। शेयर होल्डर से मैं स्टेक होल्डर को कनेक्ट कर सकती हूँ कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कोगो क्या होगा वो। तो बेसिकली समवेयर और दी अदर आई कैन से दैट कि मेरे को ये 4 चीज़ें याद हो गई, राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ की डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, रोल ऑफ द स्टेक होल्डर इन कोगो, द राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। बचा क्या, 2 बचा जो मेरे को थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट जाएगा लर्न करने में, which is the right, the institutional investors, stock market and other intermediaries. Can I say that some way or the other they are not none other the less than the stakeholders only? But ठीक है, दिया है लोग ने institutional investors, stock markets and other intermediaries. Basically these कोगो basically ये intermediaries पे लग रहा है। जो भी सेबी में रजिस्टर्ड होता है सेक्शन अंडर सेक्शन 12 में, जो भी इंटरमीडिएट होता है, जो भी रजिस्टर होता है, स्टॉक मार्केट हो गए, इंटरमीडिएरीज हो गया, तो इंटरमीडिएट जो रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, तो उन पे कौन सा कोगो लगने वाला है। एंड फर्स्ट वन इज इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कोगो, कि एटलीस्ट मतलब इंश्योरिंग द बेसिस कि मैं एटलीस्ट बेस क्लियर कर रहा हूँ कि इफेक्टिव कोगो के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी 6 चीज़ें हैं, मेरे को देखती हूँ याद होता है नहीं। पहला बोल रहा था इंश्योरिंग द बेसिस फॉर इफेक्टिव कोगो, ठीक है, याद आ रहा है। शेयर होल्डर्स का इक्विटेबल कुछ बोला था, ट्रीटमेंट, ठीक है, याद आ गया। थर्ड वाला इंटरमीडिएट से रिलेटेड था, स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, याद आ गया। फोर्थ वाला उसी के बाद रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कोगो था, ठीक है। पांचवा ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर था। छठवा नहीं याद आ रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटीज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। सो these are the 6 chapters that OECD has divided the principles in. Then it says mission of OECD has been यहाँ पर है, आई होप इट्स विजिबल, ओके, देखते क्या बोल रहे हैं। मिशन ऑफ OECD हैज़ बीन टू हेल्प इट्स मेंबर कंट्रीज टू अचीव, बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट कि कोई भी अगर कोगो रख रहा है, वो OECD हो या फिर NFCG हो या फिर ICSI हो, वो लोग का मिशन क्या हो सकता है, तो डिफरेंट हो सकता है। ICSI के केस में मिशन हो सकता है वो ग्लोबल उसको बनने का है, लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। NFCG के केस में हमने देखा था उसका ऑब्जेक्टिव था ये वाला, मिशन ही उसका ऑब्जेक्टिव था टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ गुड कोगो, वॉलंटरी कंप्लायंसेस हो, कैटालिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन न्यू एमर्जिंग एरियाज ऑफ कोगो हो, टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रक्चर। वेयर इसमें क्या है, मिशन क्या है OECD का, has been to help its member countries. When I'm talking about OECD is not about one country or one association. It is a group of 39 member countries who are being agreed to their principles.
So when we talk about mission of OECD, it cannot be about single institution. So mission of OECD has been to help its member countries to achieve sustainable economic growth and employment, and to raise the standard of living in member countries while maintaining financial stability. भाई ये चाहता है जो हम बोलते हैं ना कि बर्थडे में विश करते टाइम प्रॉस्पेरिटी मिले आपको, have may god bless you, and with prosperity. So when we talk about prosperity, matlab somewhere or the other we are talking about wealth. Similarly, OECD also want the prosperity for their member countries to achieve sustainable economic growth, economically growth मिले, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट रेज हो, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो. अगर ये सब होगा तो समवे और दी अदर अपने इकोनॉमी में पैसे आएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी. दैट्स व्हाट इट सेज. Then OECD focus include a growing member of OECD focus include a growing number of other countries in addition to its 39 members. Now share its expertise in more than 70 developing and emerging market. ठीक है, अच्छी बात है. OECD principle of COGO has provided governments, regulator and other standard setters with an international benchmark. तो OECD का मैंने आपको वही बताया कि OECD का जो प्रिंसिपल है वो एक इंटरनेशनली एक बेंचमार्क बन गया है. when we compare the corporate governance, या कुछ भी होता है कॉर्पोरेट सेक्रेटरी से रिलेटेड या फ्रंट लाइन से रिलेटेड, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो बेंचमार्क के लिए हम लोग OECD को कंसीडर करते हैं. ठीक है, इंटरनेशनली, मतलब हम लोग नहीं, अदर कंट्रीज भी करते होंगे. Then OECD organizes regional corporate governance, मतलब रीजनल कोगो. कैन आई से रीजनल कोगो? ठीक है. राउंड टेबल्स इन एशिया, विद सबने राउंड टेबल्स देखा होगा. राउंड टेबल्स सेलिब्रिटीज़ का आता है, उसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ बैठी होती है, दे टॉक अबाउट देयर ओपिनियंस. बट यहाँ पे राउंड टेबल्स व्हेन वी टॉक, तो वो रीजनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस राउंड टेबल्स इन एशिया. एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ गई? राउंड टेबल्स इन एशिया, फिर लैटिन अमेरिका को ले लिया, यूरेशिया को ले लिया, साउथ ईस्ट यूरोप एंड रशिया को ले लिया. तो जो यूरोपियन कंट्रीज है बेसिकली, उनके बीच में राउंड टेबल की बात कर रहा है OECD. These round tables have used the OECD principle to formulate regional reform priorities and are now actively engaged in implementing a recommendation. Can I just give you one idea out of it? कि देख, मेरे को ये याद आया, देखो मुझे याद आया कि राउंड टेबल्स व्हेन आई टॉक, तो बहुत सारे लोग मिलके बैठते हैं राउंड टेबल्स. कैन आई रिलेट राउंड टेबल्स, तो मैं सेलिब्रिटी याद रख पाती हूँ. तो राउंड टेबल से कैन आई रिलेट दिस कि OECD जो है वो ऑर्गेनाइज करता है रीजनल कोगो. सो रीजनल कोगो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आके बैठ के कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क बनाते होंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते होंगे. तो कौन कौन से वो कंट्रीज़ है? एशिया, लैटिन अमेरिका, रशिया, यूरोप, जो जो मुझे याद दे सकता है मैंने लिख दिया, हो गई बात खत्म. देन दे आर एंगेज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग दिस रिकमेंडेशंस. हो गया. लेट्स रिवाइज दिस नाउ. तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि OECD जो है वो 30 सितंबर 1961 को इस्टेब्लिश हुई थी, और ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जो कोगो पे ध्यान इतना दे रही है. देन 39 कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने इनके प्रिंसिपल को अग्री किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये लोग पिक्चर में आए थे. देन ये लोग अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते किसको? इन्वेस्टर्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कंपनीज को, एंड अदर दैट हैव अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ कोगो. देन OECD प्रिंसिपल वर्क, मतलब मैंने बताया ना 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, 1999 या फर्स्ट वो लोग ने OECD ने प्रिंसिपल अपना फर्स्ट जो OECD था प्रिंसिपल्स विच वर फर्स्ट इशूड इन 1999. पहली बार उन लोग ने प्रिंसिपल 1999 में लाया. तब तक हम सब पैदा हो चुके होंगे आई गेस. तो जब हम पैदा हुए उसके 2 साल बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स लाया था रिगार्ड्स विथ कोगो. ठीक है. हैव बिकम द इंटरनेशनल बेंचमार्क इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है. सो द G20 जो जनरल 20 जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया होगा OECD रिलेटेड, हेल्प पॉलिसी मेकर, क्योंकि OECD, कैन आई से दैट कि OECD इज काइंड ऑफ बेंचमार्क फॉर इंटरनेशनल बेंचमार्क for other policy makers to evaluate and check that they are matlab framing the similar, or maybe they are not going the opposite path. So similar, it says that the G20 OECD principles of COGO help the policy maker to evaluate and improve the legal, regulatory and institutional framework for COGO. ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस. ये पढ़ लिया था. OECD के 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया उन लोग ने प्रिंसिपल. अच्छा, मैं देख नहीं रही हूँ, लेट्स सी मुझे याद आता है कि नहीं. ये लोग ने इंश्योर किया था बेसिस फॉर इंश्योरिंग बेसिस ऑफ कोगो. जितना मुझे याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ.
बेसिस ऑफ फॉर इफेक्टिव कोगो। सेकेंड पढ़ा था हम लोग ने स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर्स को इक्विटेबल ट्रीटमेंट था। थर्ड पढ़ा था इंटरमीडियरीज से रिलेटेड, इंटरमीडियरीज के साथ स्टॉक एक्सचेंज था और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स था। फोर्थ पढ़ा था हमने स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड, कि स्टेक होल्डर्स में कोगो का क्या रोल है। फिफ्थ पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। सिक्स्थ पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो यार, फिर पढ़ा हमने कि मिशन जो है ओईसीडी का, सबका मिशन अलग अलग है, सब लोग अपने में समय अधिक खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, बट ये जो है ना, ये ओईसीडी ये सबको आगे बढ़ाना चाहता है, इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है। ओईसीडी वांट्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट रेज हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रोथ हो, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी अच्छी खासी। देन ओईसीडी फोकस इंक्लूड्स अ ग्रोइंग, मतलब 39 कंट्रीज से वो 79 एमर्जिंग मार्केट में भी जा रहा है, 70 एमर्जिंग मार्केट। Then OECD principles has provided government regulator and other statements internationally benchmark दिया है। ये फिर मैंने राउंड टेबल वाली बात की कि राउंड टेबल व्हेन वी टॉक अबाउट, तो OECD जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है रीजनल कोगो इन राउंड टेबल, कोगो राउंड टेबल्स इन एशिया, यूरोप, रशिया, जितना मुझे याद है, एटसेट्रा डाल दिया। सो दी राउंड टेबल्स OECD फ्रेमवर्क बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो आई होप, नहीं इम्प्लीमेंट कराते हैं नहीं, ये देख लेते क्या लिखा है। OECD principles to formulate regional reform priorities and are now actively engaged in implementing these recommendations as well। तो करा भी रहे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डन विथ OECD। देखते हैं इसमें क्या बोल दिया है। काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर OECD का कैसा रहेगा। काउंसिल oversight and strategic direction, representative of member countries and the European Commission provide strategic orientation for the, ठीक है याद नहीं रहने वाला मुझे। कमिटीज, ये शायद मैं याद कर सकती हूँ। कमिटीज डिस्कशन एंड रिव्यू, कमिटीज एक्सपर्ट एंड वर्किंग ग्रुप्स ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज एंड पार्टनर्स टू शेयर पॉलिसी एक्सपीरियंस। मतलब कमिटीज, मतलब कि ये लोग मेंबर कंट्री है ना, ये लोग की 39, तो ये लोग उनको इन्वाइट करें कि अपने अपने ओपिनियन शेयर करो। सेक्रेटरिएट क्या बोल रहा है। सेक्रेटरिएट में बोल रहा है एविडेंस एंड एनालिसिस। OECD डायरेक्टरेट्स कलेक्ट डेटा, प्रोवाइड एनालिसिस, कलेक्ट करते डेटा, एनालिसिस प्रोवाइड करते, फॉर्मुलेट करते रिकमेंडेशंस को, टू इन्फॉर्म कमिटी डिस्कशंस बेस्ड ऑन द काउंसिल्स मैंडेट। तो वही है, फॉर कलेक्ट कर रहे डेटा, एनालिसिस कर रहे हैं, देन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिकमेंडेशंस को, दैट इज इट। काउंसिल में क्या बोला, एक बार फिर से देख लेते। काउंसिल में बोल रहा है ओवरसाइट एंड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, oversight and strategic direction. So representatives of member countries and the European Commission provide strategic orientations for the OECD. Chaired by the Secretary General, decisions are taken by consensus. Basically somewhere or the other हर एक member countries के representatives होते हैं, इतना मुझे समझ में आया इसमें। और सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसका चेयरमैन होगा। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख सकती हूँ, पेन चल नहीं रही है क्या, ये चल रही है। यहाँ पर मैं साइड में लिख सकती हूँ दैट representative of member countries प्लस, क्योंकि इतना ही मुझे याद रहने वाला तो उतना ही लिखने वाली हूँ। सेक्रेटरी जनरल जो है वो रहेगा चेयरमैन। ओके, तो इतना मुझे याद हो गया, तो इतना मैं लिख दे रही हूँ। तो वी आर डन बेसिकली विथ OECD, वी आर डन। इफ यू विल सी, तो वी आर डन विथ अवर these 3-4 topic we are done. Let me just tell you. Firstly, we are done with Institute of Company Secretaries of India. Then we are done with NFCG as well. Then we are done with OECD as well, and we are done with this one, CISHA. So we are still left with 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics. I might cover this in 3 video or maybe 4. It can take more. So yeah, that is it for today. If you want to, if you want me to make videos on the remaining, you can comment. Otherwise, I'll not make. If it is self-explanatory for you guys, and if you want, you can comment me on that. Thank you for your patience, and keep supporting me. Keep liking my videos if you're really getting a benefit out of it. All right, thank you everyone.